नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट पे। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि ये दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल क्यों रहा है, साथ ही साथ वर्ल्ड का क्या रिस्पॉन्स है इसको लेकर, भारत क्या सोचता है इसको लेकर। साथ ही साथ ये भी बता दूं मैं आपको दोस्तों कि यहाँ पर बहुत भारतीय भी निवास करते हैं। इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके चलते भारतीयों पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इन दोनों देश के बारे में हमको आज बहुत कुछ जानने को मिल रहा है इस वीडियो में। अब अर्मेनिया और अजरबैजान की सिचुएशन को लेकर बात करते हैं दोस्तों। रसिया, टर्की और ईरान के बीच में स्थित है। दोनों ही छोटे देश हैं। अगर अर्मेनिया को लेकर बात करूं तो 3 मिलियन की पॉपुलेशन है। मैक्सिमम पीपल जो है यहाँ के वो क्रिश्चियन धर्म को प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि ये सेक्युलर कंट्री, मतलब यहाँ आप जिस धर्म को चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अजरबैजान को लेकर बात करूं तो 10 मिलियन की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। मुस्लिम धर्म को अपनाया जाता है मैक्सिमम लोगों के द्वारा, परंतु ये भी एक सेक्युलर कंट्री। अगर दोनों देश की बात करूं तो दोनों देश लोकतंत्र भी है, लोकतांत्रिक भी है, परंतु दोनों के लोकतंत्र के एक अलग अलग मायने देखने को मिलते हैं, अलग अलग स्तर देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इन दोनों देश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा है। कॉन्फ्लिक्ट की मुख्य जड़ है दोस्तों नगोर्नो काराबाख। इस आप मैप में देख सकते हैं, जो ऑरेंज कलर में आपको दर्शाया गया है वो है अजरबैजान। वही लाइट ग्रे में आप देख सकते हैं अर्मेनिया को, और जो डार्क ग्रे में दर्शाया गया दोस्तों वो है अर्मेनियन ऑक्युपाइड टेरिटरी, मतलब जो अर्मेनिया के द्वारा अधिकृत करके रखा गया। वही जो डेंजर जोन मतलब आपको रेड कलर में देखने को मिल रहा है दोस्तों, वही है जड़ इस डिस्प्यूट की, नगोर्नो काराबाख। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्प्यूट को लेकर। ये कोई नई घटना नहीं कि वर्तमान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। कई दशकों पहले से ये नगोर्नो काराबाख को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। 1918 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला डिस्प्यूट वहां देखने को मिला था। आपको पता होना चाहिए कि 1920 से ये क्षेत्र, पूरा का पूरा क्षेत्र रहा यूएसएसआर के अंडर में। जिस समय यूएसएसआर के अंडर में था उस समय नगोर्नो काराबाख स्वतंत्र था। बड़ी अच्छी बात है दोस्तों कि न तो ये अजरबैजान में मिलता था न तो अर्मेनिया में मिलता था। जैसे ही ऐसा लगता है कि जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हो सकता है, उसका डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, नगोर्नो काराबाख की लेजिस्लेचर एक बिल पास करती है। उस बिल में कहा जाता है कि हमको अर्मेनिया में शामिल होना है। अब बड़ी अच्छी बात है दोस्तों कि अर्मेनिया में शामिल होना ही नगोर्नो काराबाख क्यों पसंद करता है। उसके पीछे का जो रीजन है वो है एथनिक ग्रुप। नगोर्नो काराबाख में आपको वही एथनिक ग्रुप देखने को मिलेगा दोस्तों, जो एथनिक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा अर्मेनिया। और यही कारण था कहीं ना कहीं कि उस समय नगोर्नो काराबाख की लेजिस्लेचर अर्मेनिया में मिलना पसंद करती, परंतु ये बात अजरबैजान को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो इससे बिल्कुल मना कर देता है। 1991 में होता है दोस्तों रेफरेंडम। जनमत संग्रह के माध्यम से नगोर्नो काराबाख की जनता पसंद करती स्वतंत्र रहना। अब ना ये अर्मेनिया को पसंद आता है ना अजरबैजान को। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। ये चलता है 1994 तक। वहां पे रुकता है जब जाके रसिया प्रेजेंस में आता है। जब रसिया दोनों के बीच में सुलह कराता है तब जाके ये कॉन्फ्लिक्ट रुकता है। पर ये यहाँ पूर्णतः नहीं रुकता दोस्तों। आपको टाइम टाइम पे फायरिंग देखने को मिलेगी। सेम कंडीशन उसी प्रकार देखने को मिलेगी जिस प्रकार से इंडिया पाकिस्तान कश्मीर के लिए लड़ते, उसी प्रकार से यहाँ पे भी अजरबैजान और अर्मेनिया नगोर्नो काराबाख को लेकर लड़ते। 2016 में भी इसी प्रकार का डिस्प्यूट देखने को मिलेगा आपको, जिसको जानेंगे 4 डे वार के रूप में। अब वर्तमान में जो घटना हुई है दोस्तों वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो इसीलिए क्योंकि अजरबैजान ये बोलता है कि ये अर्मेनिया के कारण हुआ है, वही अर्मेनिया अजरबैजान को लेकर ब्लेम करता है। दोनों एक दूसरे को आरोपी मानते हैं इस डिस्प्यूट को लेकर, परंतु सच बात तो ये है कि दोनों की नजरें कहीं ना कहीं नगोर्नो काराबाख को लेकर बसी हुई। अगर इन दोनों के बीच के डिस्प्यूट को लेकर इंटरनेशनल रिस्पॉन्स की बात करें दोस्तों, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है OIC, वो ये मानता है कि इस पूरे डिस्प्यूट के लिए जिम्मेदार है अर्मेनिया। वो अर्मेनिया को जिम्मेदार ठहराता है और खुल के सपोर्ट करता है अजरबैजान का। वही पाकिस्तान और टर्की जैसे देश भी अजरबैजान का खुलकर सपोर्ट करते हैं और अर्मेनिया को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। पाकिस्तान तो यहाँ तक कहता है कि अर्मेनिया का अस्तित्व ही नहीं है। वहीं टर्की इस पूरे रीजन में जो ब्लेम करता है वो करता है अर्मेनिया को। वहीं अगर USA, फ्रांस, इटली जैसे देशों की बात करें तो वो चाहते हैं कि इन दोनों के डिस्प्यूट कम हो,
खत्म हो जाए और एक शांति और सुलह यहाँ पर हो। अगर भारत के साथ रिलेशन को लेकर बात करें दोस्तों, तो अभी तक भारत ने इस डिस्प्यूट को लेकर कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिया है। कुछ आता भी है तो वो शांति के लिए होगा, सुलह के लिए होगा। अब बात कर लेते हैं कि भारत के आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ संबंध कैसे। आर्मेनिया के साथ बहुत अच्छे संबंध है, वहीं अजरबैजान के साथ नॉर्मल संबंध रहे, मतलब दोनों के साथ हमारे संबंध बिगड़ते नहीं है, अच्छे ही संबंध है। पर आपको बता दो दोस्तों कि अजरबैजान लगातार पाकिस्तान का सपोर्ट करता आया है कश्मीर मुद्दे पर। जिस प्रकार से टर्की पाकिस्तान का सपोर्ट करता है कश्मीर मुद्दे पर, उसी प्रकार अजरबैजान भी पाकिस्तान का सपोर्ट करता है कश्मीर मुद्दे पर। परंतु इसके चलते भी हमारे संबंध दोनों के साथ अच्छे हैं। अभी तक हमने कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिया है, पर अगर कोई स्टेटमेंट आता भी है तो वो भी शांति के लिए ही होगा, सुलह के लिए ही होगा, और दोनों के साथ हमारे संबंध लगातार अच्छे बने हुए हैं। अब दोनों देश की लोकल पॉलिटिक्स को समझते दोस्तों। डेमोक्रेसी की समझने के लिए मैं आपको डेमोक्रेसी इंडेक्स का एक डाटा देता हूँ, जिसमें अजरबैजान का मैं आपको डाटा दे रहा हूँ दोस्तों, डेमोक्रेसी इंडेक्स का। डेमोक्रेसी इंडेक्स में अजरबैजान की रैंक है 146 आउट ऑफ 167। वही अगर आर्मेनिया की बात करूं तो उसकी रैंक आपको देखने को मिलेगी 86 आउट ऑफ 167। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि दोनों देशों की स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी स्टेबिलिटी कैसी है। वही अगर ग्राउंड लेवल की बात करूं तो वर्तमान में अजरबैजान में जुलाई 2020 में एक प्रोटेस्ट हुए थे। अब प्रोटेस्ट का कारण ये था, इकोनॉमी नहीं था, डेमोक्रेसी भी नहीं था। कारण था दोस्तों कि आप अपने प्रेसिडेंट से कह रहे थे कि जाइए और आर्मेनिया पे आक्रमण कर दीजिए। आप समझ सकते हैं दोस्तों राष्ट्रवाद की भावना कितनी हावी हो चुकी वहां के लोगों पे। उनको मतलब नहीं है इकोनॉमी से, उनको मतलब नहीं है डेमोक्रेसी से, उनको मतलब है आर्मेनिया से। जिस प्रकार से भारत में बड़ी बड़ी बातों को राष्ट्रवाद के नाम पर छुपा दिया जाता है, उसी प्रकार का कुछ खेल चल रहा है दोस्तों अजरबैजान में। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में उसकी इकोनॉमी की कंडीशन बहुत गिर चुकी है। उसकी इकोनॉमी डिपेंड करती है ऑयल पे दोस्तों। कुछ दिनों पहले ऑयल क्राइसिस देखने को मिला था। वर्तमान में कोरोना के चलते भी काफी इकोनॉमी गिर चुकी, पर वहां के लोगों को कोई मतलब नहीं है इससे, उनको मतलब है आर्मेनिया से। और इसी कारण से उन्होंने अभी प्रोटेस्ट किया था कि आप जाइए और आर्मेनिया पे आक्रमण कीजिए, और ये इतना हिंसक हो चुके थे कि वो पार्लियामेंट में भी घुस गए थे। वहीं अगर मैं आर्मेनिया की बात करूं दोस्तों, तो आर्मेनिया में स्थिति काफी अच्छी है। 2 साल पहले वहां पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था, वो हुआ था डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए, और उसके बाद वहां पे जो निकोल पासियान है वो पीएम बने, प्रधानमंत्री बने, और वहां पे अभी वर्तमान में बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। और अगर बात करूं दोस्तों कि वर्तमान तक ये कॉन्फ्लिक्ट को रोका क्यों नहीं जा सका, उसका एक कारण ये भी है दोस्तों कि कॉन्फ्लिक्ट कंट्री टू कंट्री होने के साथ साथ पीपल टू पीपल देखने को मिलेगा। दोनों की मीडिया भी इस हद तक कॉन्फ्लिक्ट करती है दोस्तों कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब कि पीपल टू पीपल, मतलब कि दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के प्रति आक्रोश है। इसका कारण कहीं ना कहीं वहां का एजुकेशन सिस्टम भी है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं युवाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि वहां की टेक्स्ट बुकों में इस प्रकार के लोगो दिखाए जाते हैं, हिस्ट्री को इस प्रकार से तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया जाता है कि आर्मेनियन जो है उनको कहीं ना कहीं क्या किया जा सके, उनको कहीं ना कहीं नीचा दिखाया जा सके, उनको कहीं ना कहीं हम अपना दुश्मन बनाया जा सके। इस प्रकार का वहां पर कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। इस प्रकार की पॉलिसी चलाई जाती है दोस्तों कहीं ना कहीं कि उन मुद्दों को छुपाया जा सके जिन मुद्दों को एक्चुअल में बाहर आना चाहिए। राष्ट्रवाद के नाम पर उस मुद्दों को छुपा दिया जाता है, और ये होता है दोस्तों कहीं ना कहीं उसी नेशनलिस्ट विचारधारा के कारण जो कि वहां के बच्चों में से लेकर बूढ़ों तक कूट कूट कर भरी हुई है। कहीं ना कहीं उसका कारण एक एजुकेशन सिस्टम भी, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री को भी तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत कर दिया जाता है, और इस प्रकार से एक ब्रेन वॉश कराया जाता है वहां के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का। इसमें काफी हद तक रोल होते दोस्तों मीडिया का भी। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया था मीडिया के ऊपर कि मीडिया कैसी होनी चाहिए। वहां की मीडिया का यही काम है दोस्तों कि आर्मेनिया के ऊपर आरोप लगाया जाए, और कहीं ना कहीं यही नेशनलिस्ट विचारधारा का कारण वहां की मीडिया और एजुकेशन दोनों पर जाता है। इसलिए दोस्तों किसी भी विचारधारा की अति नहीं होनी चाहिए। अगर बात करूं राष्ट्रवाद भी होना चाहिए, परंतु एक हद तक ही होना चाहिए। उस हद से अगर ऊपर चला जाता है तो कहीं ना कहीं बातें बिगड़ने लगती है। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक यू।